हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे MPSC 004 के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारधारा पर उनके अपने विचार। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जो कि उनके संपूर्ण क्रांति पर आधारित है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारधारा क्या थी, उनके उस पे विचार क्या थे, किस तरह वो इस विचारधारा के कांटेक्ट में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। उनके जीवन की कुछ बेसिक बातें हम जानते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में ही अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद वे पटना में काम करने लगे थे। उसी साल उनका विवाह प्रभावती से हो गया। राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अंग्रेजी शिक्षा त्याग देने के आह्वान पर परीक्षा से मुश्किल से 20 दिन पहले उन्होंने पटना का कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित एक कॉलेज बिहार विद्यापीठ में वे शामिल हो गए। 1922 में अपनी पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए रवाना हुए। अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए उन्होंने खेतों, बूचड़खानों, कारखानों और खदानों में छोटे मोटे काम किए। अपने काम और अध्ययन के चरण के दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों की करीबी जानकारी वहाँ मिली। एम.एन. रॉय के लेखन से वे बेहद प्रभावित थे। उनको यह यकीन था कि मानव समाज की मुख्य समस्या जो है वो धन, संपत्ति, पद, संस्कृति और अवसर, इन सब में होने वाली असमानता थी और समय बीतने के साथ अपने आप यह ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। फिर जो है जयप्रकाश नारायण भारत, ये देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर। ये है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। फिर वे वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे 1929 में भारत लौटे तो उनके विचारों और दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते वक्त लंदन में और भारत में उनकी मुलाकात जो है वो कई कम्युनिस्ट नेताओं से हुई, जिसके साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और क्रांति के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा की। हालांकि उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों के विचारों का समर्थन नहीं किया, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई के विरुद्ध थे। जवाहरलाल नेहरू उन्हें 1929 में आमंत्रित करते हैं और जयप्रकाश नारायण जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में वे अपने दिन बिता रहे थे और उस कारावास के दौरान उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, C.K. नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के साथ होती है। वे उनके संपर्क में आते हैं। इस संपर्क ने उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और वे CSP का हिस्सा बन जाते हैं। फिर इस अवधि में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेपी ने भूमिगत रूप में सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आज़ाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड बनाई। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में एक ट्रेन में यात्रा करते वक्त उन्हें पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया था और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको बहुत सारी यातनाएं भी दी। जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जब गांधी जी ने जोर देकर कहा कि वह केवल लोहिया और जयप्रकाश की बिना शर्त रिहाई के बाद ही ब्रिटिश शासकों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, उन्हें अप्रैल 1946 को मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद तो हम जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो जयप्रकाश नारायण जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधि के दौरान और भारत की आज़ादी पाने के साथ ही जयप्रकाश नारायण को अपने राजनीतिक जीवन में शायद पहली बार सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा की निरर्थकता का पूर्ण विश्वास हुआ था। हालांकि जो गरीब थे उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई और इसी ने उन्हें विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब लाया। भूदान आंदोलन भी यदि आप नहीं जानते क्या है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई चैनल पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको ज़रूर दे दूँगी।
यह उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। फिर आता है 70 का दशक। 70 का दशक इनके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 70 के दशक की शुरुआत में वह चरण आता है जब आम आदमी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की विकृतियों से पीड़ित था। 1974 में गुजरात के छात्र उनसे अपने नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व करने का आग्रह करते हैं। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत होती है और वहाँ के जो छात्र हैं थे वो जयप्रकाश नारायण जी से कहते हैं कि आप हमारे नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। उसी वर्ष 1974 में जून में पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से वो शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं, जो कि अहिंसावादी क्रांति थी। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े हों और 1 साल के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद कर दें, वहाँ ना जाएं, क्योंकि वे चाहते थे कि इस समय के दौरान छात्र अपने को राष्ट्र के लिए पुनः निर्माण के लिए समर्पित कर दें। यह इतिहास का वह समय है जब उन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी बुलाया जाने लगा। उस दिन के बाद से जयप्रकाश नारायण बन गए जेपी, और ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण, देश के लिए, हमारे भारत के लिए दिए गए योगदानों में से एक है। अब हम जानते हैं कि उनके विचार क्या थे। ठीक है, समाजवाद की अवधारणा जयप्रकाश जी की क्या थी। 1936 में वाई सोशलिज्म पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाजवाद की भारतीय संदर्भ में व्याख्या की और भारत में इसकी उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता और उत्पादनों के साधन पर निजी स्वामित्व ही सब समस्याओं का जड़ है। यानी जो उत्पादन के साधन है, जो प्रोडक्शन के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उन पे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, आर्थिक रूप से असमानता, अमीर गरीब, ये जो आर्थिक असमानता है समाज में, ये सब जो है ये समस्याओं की जड़ है। मतलब प्राइवेटाइजेशन, जो आर्थिक असमानता है और उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का हक हो जाता है, वो समस्याओं की जड़ है। यदि ये साधन हर व्यक्ति को उपलब्ध करा दिए जाए, यानी निजी स्वामित्व को हम हटाकर इन रिसोर्सेज पे हर इंसान का हक दें, उसको उपलब्ध कराएं, तो जो ये आर्थिक विषमताएं हैं ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। यानी समाज में जो रिसोर्सेज है वो किसी एक के ना होकर पूरे समाज के हों, सभी व्यक्ति के हों। तो इससे जो अमीर गरीबी है, जो पैसों का भेद है, असमानता, ये सब मिट जाएंगी। उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना पर अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में उन उपायों का सूझ दिया जिनसे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण कर आर्थिक समानता स्थापित की जाए। अपनी पुस्तक में उन्होंने अच्छे से कहा है कि उद्योग और कृषि के क्षेत्र में हमें जो उत्पादन के साधन है उनका पुनः लोगों में दोबारा वितरण कर देना चाहिए, ताकि आर्थिक समानता आ सके। उनका विचार था कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। यानी यदि हम उद्योगों का केवल राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो उससे समाजवाद नहीं आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे तो नौकरशाही के हाथ मजबूत होंगे और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए विकेंद्रीकरण का उन्होंने सुझाव दिया और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनकी जो आर्थिक विषमता, आर्थिक दिक्कतें हैं, उन्हें दूर किया जाए, इसका सुझाव दिया। कृषि के क्षेत्र में भी समाजवाद का जो अर्थ स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भूमि का स्वामित्व जोतने वाले के हाथ में है। यानी जो भूमि है उस पर किसका हक है, उस पर उस किसान का हक है जो उस पर खेत हल जोत रहा है, जो उस पर अनाज उगा रहा है। ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, ज़मींदारों को उस भूमि पर कोई हक नहीं है और सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो सहकारी यानी सरकार से मिलने वाले ऋण होते हैं और बाजार व्यवस्था होती है, इसके माध्यम से किसानों को साहूकार व व्यापारियों के शोषण से मुक्त किया जाए। जो साहूकार और व्यापारी होते हैं वो किसानों का बहुत शोषण करते हैं। जब उनसे अनाज खरीदते हैं तो उन्हें व्यापारी अच्छे से दाम नहीं देते, साहूकार उन्हें कर्जा देते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्याज लगा कर्जा देते हैं। इस तरह जो किसान है वो इन दोनों के शोषण का शिकार होता रहता है। तो इस शोषण से बचने के लिए जेपी कहते हैं कि सहकारी ऋण और बाजार व्यवस्था के माध्यम से उनकी मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण भी महात्मा गांधी और विनोबा भावे की तरह सर्वोदय के चरम लक्ष्य में विश्वास रखते थे। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका विकास। सर्वोदय से उनका अभिप्राय था सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण से। ये समाज के हर वर्ग का जीवन स्तर अच्छा बनाना चाहते हैं। वे भारतीय समाज में समग्र क्रांति लाना चाहते थे ताकि भारतीय समाज का आर्थिक, सामाजिक
व राजनीतिक विकास हो सके। जयप्रकाश नारायण ने कहा है, सर्वोदय योजना कोई भावुकता प्रधान योजना न होकर सामाजिक क्रांति का ही एक सुझाव है, जो कि साथ साथ वर्गविहीन और जातिविहीन समाजवाद का आदर्श भी सर्वोदय की धारणा में शामिल है। सर्वोदय में यह मान्यता निहित है कि मानव आत्मा पवित्र है और स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व के आदर्शों को हमें अधिक महत्व देना चाहिए। सर्वोदय जो है ये एक जीवन व्याप्त क्रांति है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में आमूल क्रांति लाना सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्ण और नैतिक साधनों के द्वारा देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति को लाया जा सकता है। इसलिए उन लोगों को भूदान, ग्रामदान और संपत्ति दान के लिए प्रेरित किया। उनका ध्येय जो है, उनका जो लक्ष्य है, उस सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उन्होंने सर्वोदय समाज में दलीय राजनीति को कोई महत्व नहीं दिया था। ये थी जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचार के ऊपर मेरी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि जयप्रकाश नारायण कौन थे और उनके समाजवादी विचार क्या थे। यदि आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन हो या कुछ गलत लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम दिसंबर में आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।